ज्ञान से क्या होता है? शब्द वाक्य के अर्थ का ज्ञान होता है। वाक्य के अर्थ के ज्ञान को शब्दबोध ऐसा कहते हैं। वाक्य के अर्थ का जो ज्ञान उसको क्या कहते हैं? शब्दबोध, अर्थबोध ऐसा कहते हैं। गाम आनय, ये वाक्य आप सुनते हो, सुनने पर क्या हो जाता है? आपको उस वाक्यस्थ पदों का प्रत्यक्ष हो जाता है। गाम आनय आदि जो जितने पद है उसमें आपको बताया नैयायी के हिसाब से उसमें 5 पद है। गो, अम, आंग, नी और सिप प्रत्यय। तो इतने जो पद है इन सभी पदों का प्रत्यक्ष हो जाता है गाम आनय ये वाक्य का उच्चारण करने पर। ये तो न्याय की दृष्टि से होगा, लेकिन सामान्य व्यक्ति जिसको वो तो खाली 2 ही पद, व्याकरण की दृष्टि से 2 ही पद है। व्याकरण की दृष्टि से 2 पद है। जब सुबंत तिगंत के हिसाब से विचार किया गया, उनकी दृष्टि अलग है ना, वो भी गलत नहीं, ये भी गलत नहीं। ये किस दृष्टि से कह रहे हैं, किस दृष्टि से कह रहे हैं? पद की व्याख्या क्या है? नैयायिकों के पद के व्याख्या के अनुसार उचित ही है 5 पद। शक्तम पदम, शक्ति वाले तो 5 है यहाँ पर, और ये सुबंत तिगंत को पद कहते, इसलिए इनकी मजबूरी है। अब सबके अपने अपने ये है नियम है, तो सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने स्थान पर सबका उचित ही रहता है। तो इस प्रकार से ये 5 पद है, तो ये इनका जो श्रोत्रच प्रत्यक्ष होगा, आपको शब्द का जो प्रत्यक्ष होगा, इसी को कहते हैं करण। पद ज्ञानम तो करणम, पद ज्ञान क्या होता है? करण होता है। और फिर इसके बाद में पदों के अर्थ का स्मरण होता है कि गो का क्या अर्थ है, अम का क्या अर्थ है, आंग का क्या अर्थ है, नी का क्या अर्थ है, सिप प्रत्यय का क्या अर्थ है, या तो जो 2 पद है इन 2 पदों का क्या अर्थ होता है वो समझना है। तो इस पदों के अर्थ के ज्ञान ही यहाँ पर व्यापार होता है। पहले पदों का ज्ञान होगा, वाक्यस्थ पदों का प्रत्यक्ष होगा, फिर पदों के प्रत्यक्ष होने के बाद में उसके अर्थ का स्मरण होगा, पदों के अर्थ का स्मरण होगा, वह है व्यापार। पदों के अर्थ का स्मरण ही यहाँ पर क्या होता है? व्यापार होता है। और फिर पदों के अर्थों का परस्पर जो संबंध होता है, जितने पद है ना वाक्य में, उनके अर्थों का जो परस्पर संबंध का ज्ञान, उस संबंध के ज्ञान को ही कहते शब्दबोध। वाक्यस्थ पदों के अर्थ का परस्पर संबंध रहता है, उसको शब्दबोध कहते हैं। किसी का भी किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, वो हाथ से चल रहा है, वो कान से देख रहा है, तो इन पदों से अर्थबोध नहीं होता है, क्योंकि इसमें कान और देखना, दर्शन क्रिया, इनमें इसका कोई अन्वय नहीं होता है। कान में देखने का सामर्थ्य है क्या? नहीं है। आँख में सुनने का सामर्थ्य है क्या? नहीं। आँख में देखने का सामर्थ्य है क्या? तो जिसमें जो सामर्थ्य है उसके प्रति वह कारण होता है, उसमें वो कारण बने। जो सामर्थ्य नहीं, उसमें उसकी योग्यता न होने के कारण से उसमें शब्दबोध नहीं होता है, ऐसा ही होता है। तो पहले पदों का प्रत्यक्ष होगा, फिर पदों के अर्थ का स्मरण होगा, और फिर बाद में पदार्थों के परस्पर संबंध का जो ज्ञान होता है, वाक्यस्थ पदों के अर्थों के परस्पर संबंध का जो ज्ञान, उस संबंध के ज्ञान को शब्दबोध कहते हैं। गाय का आनय, इसके साथ क्या संबंध है ना? गो का अर्थ एक पशु विशेष है, अम का अर्थ कर्म है, तो उस गो कर्मक आनयन, आंग का अर्थ है ले आना, तो गो कर्मक आनयनानुकूल कृत्याश्रय स्तंभ पदार्थ, ऐसा कुछ आता है उसका अर्थ। तो गो कर्म है जिसका क्या है? गो कर्म है। इस प्रकार की जो आनयन क्रिया है, जिस आनयन क्रिया का कर्म कौन है? गो है। तो गो कर्म है जिसका इस प्रकार की जो लाने की क्रिया है, इस लाने की क्रिया के लिए अनुकूल कृति का जो आश्रय है, इस लाने के लिए अनुकूल कृति कौन कर रहा है? तुम ले आओ। त्वम का जो अर्थ है ना यहाँ पर चैत्र मित्र जो कुछ होगा, लाने के लिए अनुकूल कृति वाला, कृति यानी संकल्प होता है कि मैं इसको लाऊंगा, लाना है उसको, उसके लिए बताया जा रहा है। तो कृति किसमें है? त्वम में। तो आनयनानुकूल, गो कर्म का आनयनानुकूल कृत्याश्रय स्तंभ पदार्थ, तो गो को लाना, ये जो गो कर्म है जिसका इस प्रकार की जो ले आने की क्रिया, इस ले आने की क्रिया के लिए अनुकूल कृति से जो युक्त त्वम पद का अर्थ चैत्र मित्र आदि का, तो ये इस वाक्य का अर्थ होता है। गामान इस वाक्य का अर्थ ये हो जाएगा, गो कर्मक आनयन क्रिया के अनुकूल कृति वाला चैत्र। त्वम पद का अर्थ जो चैत्र मित्र है, ऐसे हो जाएगा, जिसमें गाय को ले आने के लिए अनुकूल क्रिया हो रही है। अनुकूल क्रिया जो गाय को ले आना रूपी क्रिया के लिए अनुकूल कृति जिसमें है ना, तो वह ये हो जाएगा शब्दबोध। तो ये शब्दबोध का अब यहाँ पर विचार ने आपको पदकृत्यादिक में इसका विचार दिखाएंगे कैसे होता है इस दृष्टि से। तो आप तो यहाँ पर इतना ही समझ ले, गाय को ले आवो, इस प्रकार का अर्थ ज्ञान, इसको शब्दबोध कहेंगे।
गामानय, इस वाक्य का क्या अर्थ है कि तुम गाय को ले आओ, इस प्रकार से जो होता है, तो इस वाक्य के अर्थ को यह शब्दबोध कहते हैं। यह आपको शब्द प्रमाण से होता है ना। शब्द प्रमाण क्या चीज़ है बताया यहाँ पर। आप तक का जो वाक्य है वो शब्द प्रमाण है, तो उसका प्रत्यक्ष जब आपको होता है, आप तक के वाक्य का जो प्रत्यक्ष करना है, शब्द को सुनना है, वो शब्द प्रमाण है। उससे आपको पदों के अर्थ का स्मरण होगा। स्मरण होने के बाद में उन पदार्थों के परस्पर संबंध का ज्ञान होगा, इसी को शब्दबोध कहेंगे। वाक्यार्थ बोध, शब्द बोध दोनों इसके नाम होते हैं। ऐसे शब्द से होने वाला जो बोध है उसको शब्द बोध ऐसा कहते हैं। शब्द प्रमाण से होने के कारण से उसको शब्द बोध कहते हैं, और वाक्यार्थ बोध भी कहते हैं उसको, वाक्य के अर्थ का ज्ञान जो होता है। तो ऐसा ये है कारिका में हम कभी देखेंगे इसे। पद ज्ञानम तु करणम द्वारम तत्र पदार्थ धी शाब्द बोध फलम तत्र शक्ति धी सहकारिणी, ऐसी कारिका है न्याय मुक्तावली की। पद ज्ञानम करणम, शब्द प्रमाण में पद ज्ञान ही क्या होता है, करण होता है। और द्वारम तत्र पदार्थ धी, पदों के अर्थ का जो ज्ञान है, पदार्थों का जो स्मरण है, उस पदार्थों के स्मरण को ही व्यापार कहते हैं। शाब्द बोध फलम तत्र, और जो वाक्यार्थ ज्ञान होता है यही फल है यहाँ पर। तो शाब्दिक प्रमा जिसको कहेंगे, वाक्यार्थ बोध कहेंगे, शाब्द बोध कहेंगे। व्यापार है पदों के अर्थ का स्मरण। व्यापार का अर्थ होता है तज्जन्यत्व से तज्जन्य जनकत्व, इसको व्यापार कहते हैं यहाँ पर। ये व्यापार क्रिया नहीं है यहाँ, नहीं ये वैयाकरण जैसी क्रिया नहीं है यहाँ। व्यापार का अर्थ यहाँ पर है जो अपने कारण से उत्पन्न होता है और अपने कारण के कार्य को उत्पन्न करता है। तत् से जन्य होते हुए तद जन्य का जो जनक होता है। हाँ जैसा ये होता है, देखिए घट जो है ना, घट का कारण कौन है, कपाल है, और कपाल के बीच में व्यापार कौन है, घट और कपाल के बीच में कपाल संयोग जो है। अब ये जो कपाल संयोग है, ये कपाल संयोग किससे उत्पन्न होता है, कपाल से उत्पन्न होता है, कपाल से उत्पन्न होता है। और कपाल का कार्य जो घट है उसका जनक होता है ना। अपने कारण से उत्पन्न होता है और अपने कारण का जो दूसरा कार्य है उसका कारण होता है। इसको ऐसे आप नहीं ले सकते हैं, जैसे कि कपाल का कार्य हुआ कपाल संयोग, और कपाल संयोग का कार्य हुआ ये घट। ऐसा कहेंगे तो कपाल हट जाएगा, कपाल फिर कारण सामग्री से बाहर चला जाएगा। मतलब क्या, तो आप कपाल किसका कारण हो गया, कपाल संयोग का, घट का कारण तो है नहीं वो। तो कपाल संयोग इतना ही नहीं ना, घट कपाल भी तो कारण है ना घट का। आपको कपाल संयोग यदि कहेंगे तो कपाल बाहर हो जाएगा। जैसे कुलाल का पिता जो होता है ना, वो घड़े के प्रति कारण नहीं होता है। जिस कुलाल में घड़ा बनाया, क्या उसका बाप उस घड़े के प्रति कारण है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि वो कारण सामग्री से बाहर चला गया। कारण आपका वहां तक ही है, कुलाल तक ही सीमित रह गया, वो बाहर चला गया। इसी प्रकार से आप कपाल संयोग को कारण मानेंगे तो कपाल बाहर हो जाएगा, सबका घट के प्रति वो कारण नहीं माना जाएगा। और आप यहाँ पर फिर व्यापार वाले असाधारण कारण को कारण कहते, ये भी यहाँ लक्षण नहीं घटा पाएंगे। व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम, ये जब कपाल संयोग ही घड़े के प्रति कारण ऐसा माना जाए, एक पहली बात तो ये तो है समवायी कारणता इसमें आ नहीं पाएगी, क्योंकि ये संयोग द्रव्य नहीं है, समवायी कारण होगा नहीं है ना। और करण का लक्षण भी इसमें घटेगा नहीं और घटता नहीं है, क्योंकि ये व्यापार है, व्यापारवत असाधारण कारण नहीं है। कपाल संयोग जो है वो खुद व्यापार है, व्यापार से युक्त नहीं है, इसलिए इसको करण नहीं कह पाएंगे आप, ये करण नहीं हो सकता। घड़े का कारण कपाल ही है, घड़े का कारण कौन है, कपाल। ये बीच में व्यापार होता है, और व्यापार बीच में आने पर भी व्यापारी को अन्यथा सिद्ध नहीं कहते। नहीं तो आप यही कहेंगे ना कि ये कपाल से कपाल संयोग उत्पन्न हुआ, उससे घड़ा उत्पन्न हो गया तो ये बाहर चला गया, ये नहीं कहते, ये बाहर नहीं जाता है, ये तो बीच में व्यापार है। बीच में व्यापार आने से जो पहले वाला जो होता है वह कारण सामग्री से उसको बाहर नहीं ढकेला जाता है। कुठार से आप द्वैधी भाव छेदन करते हो लकड़ी का, अब उस छेदन करने में कुठार जो होती है वो साक्षात कारण नहीं होती है। क्या कुठार को पकड़ करके ऐसा कोई वहां पर बैठे है कि नहीं, तो कितने घंटे बैठने पर वो लकड़ी कट जाएगी। हाँ, और पूरा जिंदगी बैठे तभी भी लकड़ी नहीं कटने वाली, चाहे जितनी कोमल लकड़ी हो वो भी नहीं कटने वाली। उसको उठाना पड़ेगा, गिराना पड़ेगा, उठाना गिराना, उद्यमन नहीं पाता, ये बीच में व्यापार होता है। और इस उठाना गिराना यही कारण है लकड़ी के द्वैधी भाव में, ये नहीं, वो तो कारण है ही है, वो नहीं कहते हम, वो तो बीच में व्यापार रूप कारण है वो, लेकिन उसके द्वारा कुल्हाड़ी कारण होती है।
केवल उठाना गिराना कारण होता तो डंडा को उठाओ गिराओ, उससे लकड़ी कटेगी? उठाना गिराना कारण नहीं, उठाने गिराने के द्वारा वो कुल्हाड़ी कारण होती है, कारण तो कुल्हाड़ी, और बीच में ये व्यापार बनता है, एक निमित्त बन रहा है, इसके माध्यम से वो जो है ना उस कार्य को उत्पन्न कर रहा है, इस प्रकार से होता है। तो यह है व्यापार, बीच में व्यापार आ जाता है कि जो अपने कारण से उत्पन्न होता है और अपने कारण के कार्य को उत्पन्न करने वाला होता है, अपने कारण के कार्य को उत्पन्न करने वाला होता है, इसको व्यापार कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जो पद ज्ञान है ना, उस पद ज्ञान से क्या होता है? पदार्थों का स्मरण होता है, पद ज्ञान से पदार्थों का स्मरण होता है। और पदार्थों के स्मरण जब होता है तो ये पदार्थ का स्मरण क्या करता है? पद ज्ञान का कार्य जो शब्दबोध है उसका जनक होता है। जब तक आपको वाक्यस्थ पदों के अर्थ का स्मरण नहीं होता है, जो वाक्य बोला गया है ना उनमें जो पद आए हैं उन पदों के अर्थ का स्मरण जब तक आपको नहीं होता है तब तक आपको उस वाक्य के अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकता है। वाक्य के अर्थ के ज्ञान के लिए प्रत्येक पद के अर्थ का ज्ञान जरूरी होता है। ये बड़ी पंक्ति देखिए, इस पंक्ति का अर्थ आपको नहीं लगेगा, हाँ, जैसे ये पंक्ति आगे, पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त अन्वय अनुभावकत्व आकांक्षा, इस वाक्य का अर्थ आपको लगता है? नहीं लगता है। तो कुछ कुछ पद है उसका अर्थ आपकी समझ में आ रहा है, लेकिन पूरे पदों के अर्थ का ज्ञान आपको नहीं है। तो पूरे पदों के अर्थ का ज्ञान न होने के कारण से आपको इस वाक्य के अर्थ का ज्ञान नहीं। तो पदार्थ का जो स्मरण होता है वो वाक्यार्थ ज्ञान का जनक होता है ना। तो पदार्थ का स्मरण पद ज्ञान से उत्पन्न हुआ और पद ज्ञान का कार्य जो शाब्दबोध उसका जनक हो गया पदार्थ का स्मरण। इसलिए पदार्थ का स्मरण है व्यापार। पदार्थ का स्मरण क्या है? व्यापार। और शब्द ज्ञान क्या है? करण है। पद ज्ञानंतु करणम द्वारम तत्र पदार्थ दी। पदों के अर्थ का स्मरणात्मक ज्ञान है व्यापार, और उससे आगे आपको फल मिलता है शाब्दबोध। और इसमें एक सहकारी कारण होता है शक्ति ज्ञान। पदों के अर्थ के स्मरण आपको कब होगा? जब आपको शक्ति का ज्ञान हो। सहकारी कारण होता है उसमें। अमुक पद के अमुक अर्थ में शक्ति है, मतलब इस पद से इस अर्थ का बोध हो, ऐसी जो ईश्वर की इच्छा स्वरूप जो शक्ति है वो शक्ति आपको पता होनी चाहिए। है लेखनी शब्द की शक्ति किसमें है, पुस्तक शब्द की शक्ति किसमें है, घट कुंभ इन शब्दों की शक्ति किसमें है। तो ये ज्ञान जब आपको हो तो फिर आपको क्या होता है? पदार्थों का स्मरण होता है, ठीक है ना। तो ये शक्ति ज्ञान वहाँ पर सहकारी कारण होता है। एक नहीं रहते वो तो मतलब वो कारण मुख्य रूप से नहीं, लेकिन वो चाहिए आपके साथ साथ रहे तो अच्छे होते हैं। कोई बहुत आपको भारी कोई उठाना है तो दो चार लोग तो है, लेकिन तभी भी कोई एक चढ़ान कहीं के आ जाती है ना, तो कोई और दूसरा कोई हाथ लगा देता है वहाँ पर, एक सहकारी कारण वो भी बन जाता है। इस प्रकार से शक्ति ज्ञान जो होता है ये इसमें सहकारी कारण होता है, उसके साथ साथ ये भी चाहिए। ऐसा ही है मुख्य रूप से तीन ही बातें होती है, करण, व्यापार और फल हर एक में। तो ये यहाँ पर एक सहकारी रूप से इसको माना जाता है, ऐसा है। तो अब ये है शाब्दबोध। पद से जो अर्थ का ज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं? शाब्दबोध। ये शब्द प्रमाण से होता है। और श्रोत्र इंद्रिय से जो होता है वो शब्द का प्रत्यक्ष होता है। शब्द का प्रत्यक्ष प्रमा है श्रोत्र से होने वाली, और जो शब्द का प्रत्यक्ष प्रमा है उसी को यह शब्द प्रमाण कहते हैं। धूम का प्रत्यक्ष ही क्या है? अनुमान प्रमाण है कि नहीं। धूम का जो प्रत्यक्ष ज्ञान आपको हो रहा है वही अनुमिति के प्रति कारण है, हेतु है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो शब्द का प्रत्यक्ष हो रहा है वो शब्द का प्रत्यक्ष यानी श्रोत्रज प्रमा है। श्रोत्र इंद्रिय से आपको क्या हो रहा है? वो प्रत्यक्ष हो रहा है, वो प्रत्यक्ष प्रमा है। लेकिन जो प्रत्यक्ष प्रमा है वही शब्द के शाब्दबोध के प्रति कारण होने से उसको शब्द प्रमाण कहेंगे। श्रोत्र से शब्द का जो प्रत्यक्ष होता है वो प्रत्यक्ष यहाँ पर क्या है? शाब्दबोध का कारण है। प्रत्यक्ष ज्ञान इसमें आश्रय होता है शाब्दबोध आदि में। ये विचार हो गया हमारा। अनुमिति ज्ञान के प्रति, उपमिति ज्ञान के प्रति और शाब्दबोध के प्रति, तीनों के भी प्रति कारण कौन होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान हो तो आगे ये ज्ञान उत्पन्न होते हैं। तो शब्द का जो प्रत्यक्ष होता है वह है करण, और उससे जो अर्थ का ज्ञान होता है उसको शाब्दबोध कहते हैं। यह अंतर समझना है। नहीं तो हम ऐसी बहुत बार समझते हैं कि कोई अर्थ का ज्ञान है या वह लेखनी है। यह आपको किस प्रमाण से पता चला? वह लेखनी है, हाँ, ये शब्द प्रमाण से पता चलेगा। ये शब्द से तो आपने केवल वाक्य को सुना, शब्द का प्रत्यक्ष आपको शब्द श्रोत्र इंद्रिय से हो गया, लेकिन अर्थ का ज्ञान आपको किससे हो गया? किस प्रमाण से अर्थ का ज्ञान हो गया? शब्द प्रमाण से अर्थ का ज्ञान हो गया।
कहना अर्थ ज्ञान किससे हो गया आपको? शब्द प्रमाण से हो गया। तो अर्थ का ज्ञान होता है शब्द प्रमाण से, और शब्द का ज्ञान होता है प्रत्यक्ष प्रमाण से। शब्द का ज्ञान किससे होता है? प्रत्यक्ष श्रोत्र इंद्रिय रूपी प्रत्यक्ष प्रमाण से, और अर्थ का ज्ञान होता है शब्द प्रमाण से। तो ऐसा शब्द प्रमाण और ये प्रत्यक्ष प्रमाण, इसमें अंतर है। श्रोत्र प्रत्यक्ष, नहीं तो बहुत बार भ्रांति हो जाती है। आप शब्द के प्रत्यक्ष को ही हम शाब्दबोध समझ लेते हैं। शब्द का प्रत्यक्ष शाब्दबोध नहीं है, अर्थ का ज्ञान को ही शाब्दबोध कहते हैं। अभी इसमें शाब्दार्थ जो शाब्दबोध है, वाक्यार्थ ज्ञान है, इसमें 4 कारण होते हैं। ये 4 यदि हो तभी आपको वाक्यार्थ ज्ञान होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो उसमें ये हेतुओं को अभी विचार कर रहे हैं। 4 कारण है शाब्दबोध में। आकांक्षा योग्यता सन्निधिश्च वाक्यार्थ ज्ञाने हेतु हो। आकांक्षा योग्यता सन्निधि 3 है, 4 नहीं 3 है। तो 4 का भी तात्पर्य ज्ञान कारण मानते हैं कि है अन्य ग्रंथों में। तो यहाँ 3 कारण बताए जा रहे हैं, आकांक्षा योग्यता और सन्निधि, ये शाब्दबोध में कारण है। अब क्या आकांक्षा किसे कहेंगे, योग्यता किसे कहेंगे, सन्निधि क्या चीज है, इनका लक्षण कर रहे हैं अभी। आकांक्षा क्या होती है? हाँ, इसकी जगह अगर वाक्यार्थ प्रयोग किया जाएगा ठीक है, तो उससे जरा मतलब बात में स्पष्ट हो रही है। वो तो शब्दबोध वो अभ्यास ऐसा करिए ना आप, शाब्दबोध से भी वहाँ पर अपना जाने का। वाक्यार्थ ज्ञान हेतु लिखा है। तो कोई नहीं, वो तो अर्थ एक ही होता है ना, तो आपको वो भी अभ्यास करना चाहिए। आप शाब्दबोध कहने पर वाक्यार्थ ज्ञान पर चले जाइए, हमेशा वहाँ पर अपनी बुद्धि को स्थिर करिए क्योंकि ये भी अभ्यास आपका होगा। तो वाक्यार्थ ज्ञान में कौन है? तो ये 3 है, तो इस प्रकार से कहा जा रहा है। तो उसमें से जो पहले आकांक्षा है, उस आकांक्षा को अभी कह रहे हैं। आकांक्षा ने क्या होता है, जैसे द्वारम ऐसा कह दिया, द्वार बंद करो ऐसा कहना था, लेकिन कभी होता है ए दरवाजा हवा आ रही है, उसको क्या कहे द्वारम, इतना ही कह दिया। तो अब द्वारम कहने पर द्वार बंद करो इस प्रकार का शब्दबोध नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि ये जो द्वारम है ना, इस पद को क्या है, विधेयी, इस पद की आकांक्षा है। द्वार बंद करो इस अर्थ का बोधन करने के लिए द्वारम पद किसको चाहता है? विधेयी इस पद को चाहता है। विधेयी जानते क्या चीज है? विधेयी अपि उपसर्ग पूर्वक, ये दुधाएं धारण पोषण ये धातु का लोट लकार के मध्यम पुरुष का धेही रूप बन जाता है ना। देही और धेयी, दुधाए दाने धातु का देही बनता है, और दुधाए धारण पोषण धातु का धेही। धेही अपि धेही, बंद करो। अपि धेयी अथवा अपि धेयी, अपि और जो ना अपि उपसर्ग और क्या दूसरा उपसर्ग है, उसके आकार का लोप होता है कभी। वो हलंत जो है ना प्रकरण के अंत में जो आया ना, आपम चैव हलंतानाम यथा वाचा निशा दिशा वाप्य उपसर्गयो हो, है ना। अव और अपि उपसर्ग के आकार का लोप चाहते हैं भागुरी आचार्य, इसमें आया। क्या हंस रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सविशेषण बिल्कुल याद नहीं। वष्टि भागुरी रल्लोप मवाप्यम उपसर्गयो हो, आपम चैव हलंतानाम यथा वाचा निशा दिशा। देखो वष्टि भागुरी रल्लोप, भागुरी ही अत लोपम वष्टि, भागुरी आचार्य आकार का लोप चाहते हैं। किसके? अवाप्य उपसर्ग हो, अव और अपि उपसर्ग के आकार का लोप चाहते हैं। और आपम चैव हलंतानाम, जो आ है आपका जो आकार है उसका भी लोप चाहते हैं। हलंत आपम चैव हाँ, हलंत शब्द को आप करना चाहते हो। आपम चैव हलंतानाम यथा वाचा निशा दिशा, हाँ जो हलंत शब्द है उनको टाप कहते हो। वाचा निशा दिशा, ठीक, इनके भी आकार का लोप कर दीजिए, इनके भी आकार का लोप हो चाहते हैं। आपम चैव हलंतानाम आपम लोपम वष्टि, हलंत जो हलंतानाम फिर आपम कैसे आ जाएगा? ठीक है, हलंत शब्द से जो आपने टाप किया था ना, वाचा टाप करके जो वाचा बनाया था, तो उसका लोप चाहते हो, मतलब वाच, ऐसे ये भी शब्द बन जाएगा। और वो शब्द है ही, वाच और वाचा दोनों शब्द हैं। वाचा वाचे वाचा ये भी ठीक है, और वाक वाचो वाचा। और निश ऐसा भी शब्द है, निट निशो निशा, इस प्रकार निट निड निशो निशा हलंत भी होते हैं। और आकारांत तो जो निशा निशे निशाहा, इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये
अपि और अव उपसर्ग के आकार का लोप हो जाता है। तो अपि के आकार का जब लोप हो जाएगा तो पिधेहि इतना कहेंगे केवल। तो द्वारम पिधेहि नहीं कहा है, तो उस पिधेहि पद न होने के कारण से ये द्वारम ये पद शाब्दबोध का जनक नहीं हो रहा है। इसमें शाब्दबोध की क्या है? अजनकता है। तो इस शाब्दबोध की अजनकता को ही आकांक्षा कहते हैं। आकांक्षा है कि यह पद द्वारम पद पिधेहि इस पद के न होने के कारण से द्वार बंद करो इस प्रकार के विशिष्ट शाब्दबोध का कारण नहीं हो रहा है। इसी को समझना या आकांक्षा कहते हैं। ये समझना आकांक्षा है। मतलब जब ये बात आपके समझ में आ जाएगी तो आप क्या करेंगे? वहां पर पिधेहि पद का अध्याय करके फिर शाब्दबोध हो जाएगा। तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर कम किसकी पड़ रही है, कमती किसकी है, ये पद किसके कारण से शाब्दबोध का जनक नहीं हो रहा है, इस पद को किसकी आकांक्षा है, ये बात समझना। तो ये शाब्दबोध के प्रति कारण होता है। ये आकांक्षा यहाँ पर शाब्दबोध के प्रति कारण होती है। द्वारम इतना यह पद पिधेहि इस पद के न होने के कारण से विशिष्ट शाब्दबोध का जनक नहीं हो रहा है, इसको समझना। यह बात, इसी को क्या कहते हैं? आकांक्षा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? आकांक्षा। और ये आकांक्षा शाब्दबोध के प्रति कारण होती है। ये आकांक्षा शाब्दबोध के प्रति कारण होती है। मतलब क्या? यह आकांक्षा जब आपके समझ में आ जाती है तो आप उसमें उस पद को जोड़ देते हो, है ना। जो पद जिस पद के न होने के कारण से विशिष्ट अर्थ का जनक नहीं हो रहा है, तो उस पद को उस पद से युक्त कर देना, उस पद को उस पद से युक्त कर देना, इसी को आकांक्षा कहते हैं। द्वारम पद पिधेहि पद के न होने के कारण से द्वार बंद करो इस अर्थ का जनक नहीं हो रहा है ना। फिर क्या करो? द्वारम को पिधेहि के साथ जोड़ दो। द्वारम को क्या कर दो? पिधेहि से युक्त कर दो। तो ये युक्त कर देना, इसी को आकांक्षा कहते हैं। तो जब आप द्वारम को पिधेहि के साथ जोड़ देंगे, पिधेहि की वहाँ पर कल्पना करेंगे, तो आपको शाब्दबोध हो जाएगा, अर्थ ज्ञान हो जाएगा। हाँ, द्वार बंद करो, ये हो जाएगा। तो ये इसको पदाध्यार आपको करना पड़ेगा। पद की कल्पना, पद की कल्पना से अर्थ की कल्पना हो जाएगी, फिर शाब्दबोध हो जाएगा। दोनों भी हो सकता है वहाँ पर। वो आप देख लीजिए, वैसे वैसे प्रसंग से विचार किया जाएगा। अब गर्मी बहुत है तो फिर क्या कहेंगे? भाई दरवाजा खोल दो, हवा आ रही थोड़ी बहुत तो ठीक ही रहेगी। बंद है तो खोल दो, खुला है तो बंद कर दो, तो देख लेना है। तो प्रसंग से वो विचार आता है। ऐसे पूरी बात नहीं बोलनी। हाँ, अपनी वो वही तो बुद्धि लगानी पड़ती, वहाँ पर कुछ होना चाहिए प्रसंग से। और कभी तो केवल देखा जाता है, तो वो भी समझना चाहिए। हाँ, संकेत कर दिया केवल, क्या है, बोला कुछ नहीं है, संकेत होते हैं। अनुमान कहेंगे आप फिर उसको। तो वो होता है, वो जो होता है ना, मतलब शिष्य में जो 3 प्रकार होते हैं कि बिना कहे जो समझ लेता अब क्या चाहिए इनको, और कोई संकेत से समझने वाले हो तो थोड़ा सा ठीक ही है वैसे तो। और किसी को कुछ कहना पड़ता है, कहने पर वो मानता है, मध्यम कोटि का होता है। और जो कहने पर भी नहीं मानता है, चाहे तो माने तो नहीं माने, उसकी मर्जी पर जो रहता है, तो उसको अधम कोटि का शिष्य कहते हैं। हाँ, कनिष्ठ कोटि का, जो नचिकेता के प्रसंग में आए नहीं, मैं उत्तम कोटि का शिष्य हूँ। मतलब कहे बिना मैं जानता हूँ कि अभी मुझे क्या करना है, आचार्य जी को क्या चाहिए अभी, उससे पहले उत्तम कोटि के शिष्य। हाँ, जब चाहे भग जाए, जब चाहे आ जाए, ये उत्तम कोटि के शिष्य होते हैं। हाँ, तो थोड़ा बहुत नहीं चलता है उत्तम शिष्य में, उत्तम कोटि के शिष्य में। अपने हिसाब से चलने वाले को उत्तम कोटि के शिष्य नहीं कहते। चलिए, यहाँ तो उत्तम गुरु शिष्य का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन तभी भी एक ऐसा है, उसको नहीं मतलब बोले बिना जो एक होता है, समझ जाता है, वो होता है। चलिए, अभी आकांक्षा का देख लीजिए। पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्तान्वय अननुभावकत्वम आकांक्षा। उसको टुकड़े करके याद करेंगे तो ठीक रहेगा। वैसे तो है तो समस्त पद है, इसको तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन आपको समझने की दृष्टि से पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त अन्वय अननुभावकत्व, पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त अन्वय अननुभावकत्व। प्रयुक्तान नहीं, प्रयुक्त अन्वय, ये प्रयुक्तान द्वितीयांत नहीं है, प्रयुक्तान्वय अननुभावकत्वम आकांक्षा। कठिन नहीं, वो शब्दों का अर्थ जब आप समझ लेंगे तो बड़ा आसान है। देखिए, तो व्यतिरेक का मतलब होता है अभाव। हाँ,
व्यतिरेक का क्या अर्थ है? अभाव। उसमें लिखा करो नहीं तो ये पेंसिल से, तब ये याद रहेगा। तो यहाँ तो याद रह जाता, फिर भूल जाते। व्यतिरेक का मतलब अभाव, और उस अभाव से प्रयुक्त, उस अभाव के से क्या कहेंगे, उसके कारण से, वो अभाव से जो प्रयुक्त किया गया, मतलब क्या, उस अभाव के कारण से जो अन्वय की अननुभावकता है। तो अन्वय अननुभावकत्वम का पूरा अर्थ आप लिख दीजिए, एक शाब्दबोध अजनकत्वम। अन्वय अननुभावकत्वम का मतलब क्या है? शाब्दबोध अजनकत्वम, आकांक्षा। शाब्दबोध अजनकत्वम, हाँ, अननुभावकत्वम। अनुभावकत्वम का अर्थ जनकत्वम, और अननुभावकत्वम का अर्थ अजनकत्वम। तो शाब्दबोध की जो अजनकता है, शाब्दबोध की अजनकता, ये किस में रहेगी? अननुभावकत्वम। ये एक आपको एक न्याय की बातें समझनी है। जहाँ के त्व आ जाता है ना, त्व अथवा ता आ जाता है, उसका अन्वय षष्ठंत पद के साथ करना होता है। षष्ठी विभक्त्यंत जो वहाँ पर पद रहता है, तो उसके साथ उसका संबंध करना होता है। तो अननुभावकत्वम, इसका संबंध किसके साथ होगा? हाँ, षष्ठ्यंत, षष्ठ्यंत, षष्ठी विभक्त्यंत। इस वाक्य में षष्ठी विभक्त्यंत पद कौन सा है? पदस्य। अननुभावकत्वम कस्य? पदस्य। तो पद में जो शाब्दबोध की अजनकता है, पद में जो शाब्दबोध की अजनकता है, द्वारम पद में जो शाब्दबोध की अजनकता है, शाब्दबोध का जनक नहीं हो रहा है वो। द्वारम यह पद विधेयी पद के अभाव के कारण से शाब्दबोध का जनक नहीं हो रहा है। तो उसमें शाब्दबोध की क्या रहेगी? अजनकता रहेगी। शाब्दबोध की क्या उसमें? किसमें? द्वारम, इस पद में। तो पदस्य शाब्दबोध अजनक अननुभावकत्वम, पद में क्या रहती है? शाब्दबोध की अजनकता। षष्ठी स्थानीय योगा होती कि नहीं? तो पद में क्या है? शाब्दबोध की अजनकता। पद में क्या है? शाब्दबोध की अजनकता। देखिए, एक पद में पदांतर, पदांतर मतलब अन्यत पदम पदांतरम, और व्यतिरेकार्थाभाव। तो एक पद में दूसरे पद के अभाव के कारण से, एक पद में दूसरे पद के अभाव के कारण से जो शाब्दबोध की अजनकता है, अन्वय अननुभावकत्वम का मतलब शाब्दबोध की अजनकता। तो इसको क्या कहते हैं? आकांक्षा। अब ग्रंथकार ने इतना लक्षण किया है, तो मतलब आपको आगे समझना है कि जब आपकी बात समझ में आ गई कि ये पद इस पद के न होने के कारण से, ये पद इस पद के न होने के कारण से शाब्दबोध का जनक नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसको जोड़ देंगे। तो ये जोड़ देना, इसको आकांक्षा कहते हैं। केवल इतना समझना आकांक्षा नहीं होती कि अरे ये द्वारम, ये जो पद है, ये विधेयी पद के बिना शाब्दबोध का जनक नहीं हो रहा है, बस ये आकांक्षा है। और ये आकांक्षा शाब्दबोध में कारण है, ऐसा नहीं। ये आकांक्षा तो आपके समझ में आ गई, यार ये पद इसको चाहता है, ये चाह रूपी आकांक्षा, ये बात समझ में आ गई आपको। जब उसको चाह है तो आपको क्या करना है? उसको जिसकी चाह है उसको मिला दो। तो इस प्रकार से होता है, तभी इसको आकांक्षा कहेंगे, तभी आकांक्षा हो गई। तो आकांक्षा में दो चीजें हैं, कौन सा शब्द है जो कि अर्थ नहीं निकाल पा रहा है, और फिर शब्द को जोड़ के अर्थ निकाल रहे हैं। हाँ, तत्पदे तत्पदवत्वम ऐसा जोड़ा जाता है। टिप्पणी में वहां पर है कि जिस पद में अन्य पद के न होने के कारण से शाब्दबोध की जनकता नहीं है, तो उस पद में उस पद को जोड़ देना, उस पद के साथ उस पद को जोड़ देना, जिसके कारण से वो नहीं कर पा रहा है, उसको मिला दो आप फिर, है ना। तो इस मिलाने को ही कहते हैं आकांक्षा। ऐसा है, बात समझ में आ रही है? एक पद में दूसरे पद के अभाव के कारण से, उदाहरण से आपको जैसे गाय माने समझ लीजिए, तो गाय को ले आओ ऐसा आपको शब्दबोध कराना था, लेकिन केवल कह दिया ए गाम गाम, ऐसा कह देता है वो, पूरा नहीं बोला। गैया 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 को ऐसे, तो गाम गाम बोला है। अब आप ये जो गाम है ना, ये पद आनय इस पद के न होने के कारण से विशिष्ट शाब्दबोध का जनक नहीं हो रहा है। विशिष्ट मतलब गाय को ले आओ, इस प्रकार के शाब्दबोध का जनक, क्योंकि वो शाब्दबोध का हो रहा है, उसका गाम कहने से भी अर्थ का ज्ञान हो रहा है कि नहीं, गोकर्म ज्ञान हो रहा है, लेकिन ये किसका कर्म है ये पता नहीं चल रहा है। तो विशिष्ट शाब्दबोध, गाय को ले आओ, इस प्रकार का शाब्दबोध का वो जनक नहीं हो रहा है। जितना बोला गया उतना तो अर्थ ज्ञान हो गया, लेकिन हमें जैसा अर्थ ज्ञान होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। हमें जिस प्रकार का अपेक्षित है, वक्ता को जिस प्रकार का शाब्दबोध कराना अपेक्षित था, उस प्रकार का शाब्दबोध श्रोता को नहीं हुआ। तो गाम इतना जो ये जो पद है, अब इस पद में आनय इस पद के न होने के कारण से,
आनय पद नहीं बोला गया है। तो आनय पद के अभाव के कारण, आनय पद के अभाव के कारण जो शाब्द बोध की अजनकता है, गाय को ले आओ, इस प्रकार के अर्थ की जो अजनकता है, ये जो उत्पन्न नहीं कर पा रहा है गाम यह पद, है ना। तो ये हो गई आकांक्षा यहाँ पर ग्रंथ के अनुसार। इस पद में ये आपको पता चला कि भाई ये गाम, ये जो पद है, इस अर्थ का बोध इसलिए नहीं कर पा रहा है कि इसमें एक पद कम है, इस पद के अभाव के कारण से अर्थबोध नहीं हो रहा है। और कभी कहते ना गाम गाम, ऐसा कहने पर उसकी बात समझ में नहीं आ रही तो दूसरा कहता है अरे गाम आनय, मतलब उसने क्या कर दिया, उसको वो पद उसको जोड़ दिया, तो जोड़ दिया तो हाँ ये ऐसा बोलना ना, फिर गाम गाम क्यों कह रहे हो ऐसा वो कहता है। पूरा कह देते गाम गाम 2 बार कहने से आनय बोलने में क्या दिक्कत थी, ऐसा वो कहता है। तो गाम इतना कह दिया तो दूसरा कोई व्यक्ति कहता है अरे गाय ले आओ, ऐसा कह देता। तो जब कह दिया तो क्या हो गया, अब इसकी आकांक्षा निवृत्त हो गई। मतलब उस व्यक्ति को गाम गाम कहने से जो शब्दबोध नहीं हो रहा था, वो आनय पद के न होने के कारण से नहीं हो रहा था, है ना। आनय पद था नहीं, इसलिए अर्थबोध नहीं हो रहा था। तो इसलिए क्या कर देना है, उस आनय पद को उसको जोड़ देना है। तो आनय पद को जब जोड़ देंगे तो इसी को कहेंगे आकांक्षा। अब चाह नहीं रही उसकी, गाम पद को जो आकांक्षा थी उस आकांक्षा को आपने पूर्ण कर दिया, तो पूर्ण हुई आकांक्षा ही शब्दबोध के प्रति कारण होती है। और केवल वो चाह रहा है तो ऐसा ही है। गाम पद क्या है, आनय पद को चाह रहा है, मतलब आकांक्षा है, बस इतना ही समझ लिया। तो इससे इतने मात्र से नहीं, आपको उसको साथ जोड़ देना पड़ेगा। कौन व्यक्ति किस बात को चाहता है इतना समझना उसकी संतुष्टि नहीं होती है, उसको उसके साथ जोड़ देना वो उसकी संतुष्टि। अरे आपने बहुत बड़ी कृपा की, मैं तो बहुत दिन से चाह रहा था लेकिन ये काम नहीं हो रहा था, आपने किया। तो इस तरह से होता है कि नहीं, वो उस पद को उसके साथ जब जोड़ देता है तब वो कार्य हो गया। क्या कार्य हो गया, वो शब्दबोध का जनक हो गया। जैसा वो व्यक्ति संतुष्ट हो गया, उसको चाहिए था, वो वस्तु है वो नहीं मिल रही थी, और आपको ये बात समझ में आ गई, अरे भाई ये तो ये चाहता है कि नहीं। शंतनु चाहते थे उस सत्यवती को, और इसलिए नाराज रहते थे, क्योंकि वो वैसा कहना था कि भाई मेरा पुत्र राजा बनेगा। हाँ, वही बात क्या है, वैसे ही समझ लेना। नाराजगी का कार्य क्या होता है, इसे दुखी है। हमारे ऐसे, हम हिंदी भाषी नहीं है, ठीक है, आप तो सही कह रहे तो हमें सिखा रहे तो बात सही है। इसमें जो नाराज की बात अलग होती है, निराश है, और एक फिर आगे दुखी होना, ऐसे होता है। अब हमारे गुरुजी नाराज ही कहते, मंडलेश्वर जी नाराज ही कहते दुखी के लिए। तो वो भी ऐसे नहीं, हिंदी भाषा उनके भी नहीं हमारे भी नहीं। तो नाराज मतलब दुखी थे वो। तो ये बात जब भीष्माचार्य जी को पता चला तो उन्होंने क्या कर दिया, उनको उनके साथ मिला दिया, है ना। वो खुद जाकर के गए, पिता का विवाह करने वाले पहले पुत्र थे, तो उन्होंने जाकर के विवाह उनका करा दिया। तो ये जो होता है इसी को कहते हैं आकांक्षा को पूर्ण करना। अब केवल भीष्माचार्य जी ने समझ लिया होता कि भाई ये तो उनको चाहते हैं, और चलो क्या पिताजी को अब ऐसे बूढ़े हो गए और तभी भी चाहते हैं, और चाह करके ऐसे ही बने रहते, तो फिर वो संतुष्ट नहीं होते, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान थोड़ी मिलता। तो उन्होंने उनकी आकांक्षा पूर्ति की, तब जो है ना कार्य हो गए। क्या कार्य हो गया, उनकी प्रसन्नता हो गई और इनको वरदान मिला, ये सब कार्य हो गए। इसी प्रकार से एक पद में जो शब्दबोध की जनक उत्पन्न करना, ये कार्य आपको कराना है उस पद से। उस पद से आपको क्या कराना है, विशिष्ट शब्दबोध उत्पन्न कराना है। तो विशिष्ट शब्दबोध उत्पन्न कराने के लिए आपको यह पता चलना चाहिए कि भाई ये शब्दबोध क्यों नहीं करा पा रहा है, इसके कारण से नहीं करा पा रहा है, मतलब ये पद नहीं है, दूसरा पद नहीं है, इस कारण से शब्दबोध नहीं कर पा रहा है। तो बस इतना समझना आकांक्षा नहीं होती है। तो आप क्या कर दो, फिर उसको उसके साथ जोड़ दो। ये पद जिसके न होने के कारण से शब्दबोध नहीं करा रहा है, उसको आप क्या कर दो, उसके साथ जोड़ दो। ये जोड़ देने को कहेंगे आकांक्षा। राय इसे आकांक्षा जब हो जाती तो शब्दबोध हो जाता है, होता है कि नहीं। तो इस प्रकार से होता है, एक पद में दूसरे पद के न होने के कारण से शब्दबोध की अजनकता है ना। और इसलिए आप क्या करेंगे, उस पद में उस पद को जोड़ देंगे। जो पद न होने के कारण से वो शब्दबोध नहीं करा रहा है, उस पद को मिला दो। तो मिलाने से क्या हो जाएगा, आकांक्षा निवृत्ति हो जाएगी। जो उस द्वारम पद को जो आकांक्षा थी उसकी आकांक्षा पूरी हो गई, और वो आकांक्षा पूरी हो गई तो हमें शब्दबोध के प्रति कारणीभूत आकांक्षा मिल गई। दो आकांक्षा यहाँ पर हो रही नहीं, एक चाह स्वरूप की जो आकांक्षा, इच्छा। द्वारम यह पद किसको चाह रहा है, पिधेयी को चाह रहा है, ये अर्थ का बोध कराने के लिए। तो आप जब उसको उसके साथ जोड़ देंगे तो द्वारम की आकांक्षा, द्वारम की आकांक्षा पूरी हो गई, मतलब हमें एक आकांक्षा मिल गई, शब्दबोध के प्रति कारणीभूत आकांक्षा मिल गई।
शाब्द बोध को कारण कौन है? आकांक्षा है ना शाब्द बोध के प्रति कारण। तो शाब्द बोध के प्रति कारणीभूत आकांक्षा का मतलब क्या हो गया? जो पद दूसरे पद के न होने के कारण से शाब्द बोध का जनक नहीं हो रहा था, उस पद को उसके साथ जोड़ दो। उस जोड़ देने को क्या कहेंगे? आकांक्षा कहेंगे। तो जोड़ देना भी आकांक्षा है, और जोड़ देने से पहले उस पद में भी आकांक्षा थी। जोड़ देने से पहले उसको आकांक्षा थी। उसको आकांक्षा मतलब वो चाह रहा था कि भाई ये यदि होता तो मैं अर्थ करा देता, ये यदि मेरे साथ होता तो मैं यहाँ साथ करा देता, ये चाह रहा था इस पद को। तो चाह रहा था तो आपने क्या कर दिया? उसको दे दिया तो उसकी चाह निवृत्त हो गई कि नहीं? तो चाह निवृत्त हो गई, इसका मतलब क्या हो गया? हमें शाब्द बोध के प्रति कारणीभूत एक आकांक्षा मिल गई। हाँ हाँ, वाक्य बन गया, मतलब वो अर्थ बोध के लिए वो हो गया। तो वाक्य बनना नहीं है आपको, वहां पर जोड़ देना का अर्थ क्या है? वहां पर शब्द की कल्पना करनी केवल, वहां द्वारम ही रहेगा। ये नहीं आचार्य जी अब पिदेही बोलो पिदेही, ऐसा नहीं। वहां पर ये तो होगा, वाक्य बुलाना नहीं उनसे, आपको वहां पर उस पिदेही की कल्पना करके शब्द बोध कराना है, ऐसा ही होता है। हाँ उसको पता तो चला कि ग्राम से गाय लाओ या जो भी है, हाँ उस तरह का तो पता चल गया उसको। हाँ। केवल ग्राम जो बोल रहे हैं उसको हाँ, पता नहीं चल रहा था उसको, तो आपको क्या कर देना है? वहां पर उसकी कल्पना करनी है। कल्पना करनी मतलब बुलवाने वाले को बुलवाना नहीं उनसे कि भाई आपने गांव ही क्यों कहा, आप आने बोलो, ऐसे उनसे बुलवाना नहीं, आपको वहां पर वो जोड़ देना है, और जोड़ करके फिर आपको शब्द बोध कराना है। ऐसे ही होता है। ऐसा कहो ना आप, ऐसा ये नहीं कहना है, जितना का आप समझो ऐसा होता है। पदस्य पदांतर व्यतिरिक्त प्रयुक्तान्वयान अनुभावकत्व में आकांक्षा समझ में आ गई? हाँ, आकांक्षा थोड़ी विचित्र चीज है ना। हाँ, फिर वो उसमें आकांक्षा नहीं रही, उसमें आकांक्षा नहीं रही, इसका मतलब आकांक्षा हमें आ गई, एक शाब्द बोध के प्रति कारणीभूत आकांक्षा मिल गई। उसकी इच्छा निवृत्त होना, इसका अर्थ ही होता है हमें शाब्द बोध के प्रति कारणीभूत आकांक्षा को मिलना। हाँ, उस ज्ञान को मतलब उस पद को उस पद के साथ जोड़ देना, इसी को आकांक्षा कहते हैं। तो द्वारम पद को आपने पिधेयी के साथ जोड़ दिया तो द्वारम की आकांक्षा निवृत्त हो गई, तो उसकी आकांक्षा निवृत्त हो गई, चाह निवृत्त हो गई, लेकिन इसी को आकांक्षा कहते हैं जो शाब्द बोध के प्रति कारण है। वो तो आकांक्षा ने चाह होती, उसकी चाह निवृत्त होना, ये हमारे शाब्द बोध के प्रति कारणीभूत आकांक्षा को मिलना, ये होता है, ऐसा है। तो उस पद को उस पद के साथ जोड़ देना, इसको आकांक्षा कहेंगे। हो गई आकांक्षा, तो ये शाब्द बोध के प्रति कारण है। अब दूसरी है योग्यता। योग्यता किसे कहते हैं? कहते हैं अर्थाबाध हो योग्यता। अर्थ का अबाध, अर्थ का बाध न होना, मतलब पदों के अर्थों का जो परस्पर संबंध होता है ना, वो कभी कभी परस्पर संबंध घटता नहीं है, मिलता नहीं है, तो उसको कहते योग्यता नहीं। उसमें क्या नहीं, योग्यता नहीं है। जैसे क्या होता है, यहाँ पर उदाहरण देंगे अभी, वन्निना सिंचति। क्या उदाहरण दिया? वन्निना सिंचति। अब देखो, वन्निना सिंचति सेचन क्रिया करता है। किससे सेचन क्रिया करता है? वन्नी से, आग से सेचन क्रिया करता है। सेचन सींचना, जो सींचना, जैसे पेड़ पौधा को जो जल से हम सींचते हैं, तो उस प्रकार से आग से सेचन करो, ऐसा कहा किसी का। सेचना ऐसा थोड़ी होता है, उसको सेकना अलग चीज होता है। वो आग से सेचना नहीं किया जाता है। उस पर क्या आग उसके ऊपर फेंकी जाती है क्या? वो रोटी के ऊपर। तो ये तो कह रहे हैं ना, इसी को तो इसमें योग्यता नहीं, इसमें अर्थबोध नहीं होता है। सेचन क्रिया का करण वन्नी कभी बन नहीं सकता है। और आपने वाक्य तो बोल दिया, वन्नी ना सिंचति। अब उस वक्ता का कोई भाव हो तो कभी आपको लक्षणा करनी पड़ती, भाई गर्म पानी से सेचन करो, ठंडे से नहीं। अब इतना है ना, इतनी ठंडी चल रही तो क्या आप उसके ऊपर और ठंडा पानी मार दोगे तो क्या हो जाएगा, और सिकुड़ जाएगा वो। तो ऐसा नहीं करो, गर्म पानी से उसको सिंचाई करो। इस प्रकार से ये वन्नी शब्द का अर्थ हो तो फिर आप वो कर सकते हैं अलग। लेकिन वैसे शब्दशः ये जो वाक्य के द्वारा जो अर्थ आ रहा है ना, उसका अन्वय नहीं हो रहा है। वन्नी कभी सेचन क्रिया का कारण नहीं बन सकती। सेचन क्रिया का कारण कभी वन्नी नहीं बन सकती। सेचन क्रिया का कारण कौन बनता है? जल बनता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वन्नी का सेचन क्रिया के साथ अन्वय नहीं हो रहा है, संबंध नहीं हो रहा है। अर्थों का परस्पर संबंध न होना, इसी को कहते योग्यता का अभाव। और अर्थ का परस्पर संबंध हो रहा है, उसको कहते योग्यता। ऐसा होता है ना, कभी व्यक्ति पहला एक वाक्य कुछ बोल रहा है और बिल्कुल दूसरा वाक्य उसके विपरीत ही बोल देता है। ऐसे नहीं होते, बहुत रहते हैं। अब हमारे हीरे तो बहुत रहते, एक से बढ़कर एक। ऐसे कुछ पहले कुछ बोल रहे, फिर आगे वही खुद को काट देते हैं। ऐसे ऐसे जो जैसा कोई सा बोलना है।
एक तो जो वक्ता है वो अर्थ को ठीक से वो खुद नहीं समझता, इसलिए नहीं वो समझा पा बात रहा, अब उसमें क्या किस कारण से हो रहा है। हाँ आप या वक्ता अर्थ को तो समझता है, जैसे अंग्रेज कभी हिंदी बोलते हैं हाँ, तो उनके पास उनका अर्थ तो है पर उनका शब्द नहीं रहते, तो कुछ शब्द यहाँ का बोलेंगे, कुछ शब्द वहाँ का बोलेंगे, पर अपन लोग समझ जाते हैं अच्छा ये यही बोलना चाहता है। वो तो इसमें योग्यता का अभाव नहीं माना जाएगा ना, उसमें वो योग्यता का अभाव नहीं, वो शब्द उसके पास में नहीं है पूरे से, वो तो उचित ही शब्द बोल रहा है, उसमें अपना शब्द मिला करके बोल रहा है, लेकिन जो अर्थ चाहिए ना उसका ही वो शब्द बोल रहा है ना वहाँ ठीक पर। है, ऐसे हम संस्कृत बोल रहे हैं तो बीच में हिंदी घुसा रहे हैं, तो घुसा रहे तो वो उचित ही बोल रहे हैं ना, जो अर्थ हमें चाहिए वो हिंदी का शब्द का वहाँ पर प्रयोग कर पर रहे हैं। यहाँ पर आप ये बोलना चाहते हैं कि वो एक शब्द का अर्थ कुछ और बोलना चाहता है और दूसरा शब्द कुछ और बोल रहा है। और मतलब क्या होता है, उन अर्थों का परस्पर संबंध नहीं हो रहा है, जो बोल रहा है ना, अरे मेरे मुख में जीवा नहीं है, ये जो कह रहा है, अब ये वाक्य का अर्थ नहीं बनेगा। मेरे मुख में ये सब शब्द का बोल रहा है और मुख में जीवा नहीं है ये कहना, ये जो होता है ना, इसको कहते योग्यता का अभाव। नहीं, ये तो मुझे मतलब क्या इसमें ये है कि वो व्यक्ति कुछ और बोलना चाहता है, मतलब ये लाइन तो कुछ और बोल रही है कि मेरे मुख में जीवा नहीं, इसका मतलब कि मैं बहुत शांत रहता हूँ, मैं किसी का जवाब नहीं देता हूँ। ये बात नहीं, आप लक्षणा क्यों कर रहे हो, लक्षणा मत सोचिए ना, आपको क्या बताए, लक्षणा नहीं जाना है वहां पर, वन न सिंचती तो गर्म पानी सिंचन करो, ये तो लक्षणा हो गई, ठीक है, वहां नहीं, ये वैसे की वैसे ले लीजिए, इस वाक्य का वैसे अर्थ घटता है क्या, जिसके मुख में जीवा न हो ठीक है, वो कह सकता है क्या मेरे मुख में जीवा नहीं है। वो नहीं कह सकता। तो ये जो कहना जो होता है ना, ये वाक्य में जितने पद आए हैं ना, उनका परस्पर संबंध घट नहीं रहा है, वाक्य अर्थबोध हमें होना है, ठीक है, और ये वाक्य के अर्थ का ज्ञान होने में ये दिक्कत हो रही ना, भाई मुख में तुम्हारे जीवा नहीं तो तुम कैसे कह रहे हो इस बात को, पदों का परस्पर अर्थों का संबंध होना ही तो शब्दबोध होता है, और ये कहाँ परस्पर अन्वय हो रहा है। मेरे मुख में छाले आए हैं तो ये ठीक है, इसमें अर्थबोध हो गया आपको, मेरे मुख में जिह्वा ही नहीं है, इसमें अर्थबोध कैसे होगा, इसको कहते ये होता है, मतलब शब्दों के अर्थों का परस्पर संबंध का न होना, ये है, ये अर्थबोध है, इसको योग्यता का अभाव कहेंगे। और परस्पर संबंध यदि होता है तो योग्यता है ना, बालकः गच्छति, शब्दबोध हो सकता है कि नहीं, होता है कि नहीं होता है, और मृतः गच्छति, प्रेत जा रहा है, अब भूत हो तो बात अलग है वो, लेकिन जो है वैसे सोया हुआ वो जा सकता है क्या, वो पड़ा हुआ प्रेत है आपके सामने, वो कहीं जाता है, तो प्रेत का गमन क्रिया के साथ कर्तृत्व संबंध नहीं हो सकता है। मुझे इसलिए नहीं बैठ रहा है ना, जैसे कई बार हम बोलते हैं कि इनकी अंतिम यात्रा है, हाँ। अब हम देख रहे हैं कि वर्तमान पड़ा हुआ है, अब वो क्या यात्रा करेगा, हाँ। ये शब्द हम लोग मतलब प्रयोग करते हैं कि इसकी वो तो अंतिम आपको यात्रा है। समझना है ना, वो तो आप ये अंतिम यात्रा मतलब क्या, आप ले जा रहे हैं उनको, यात्रा का अर्थ ये नहीं होता है आपका चलना, यात्रा का अर्थ ये भी होता है आपको कोई ले जा रहा है, ये भी यात्रा हो गई भाई, घर ये क्या लेखनी की यात्रा हो जाएगी, मैं वहां ले जाऊंगा उसको, तो इसकी यात्रा हो गई। इसका अर्थ अलग है, पर वहाँ जो हम प्रयोग करते हैं यही होता है कि अब ये जा रहे हैं, क्योंकि पता है कि आदमी मर चुका जा है, रहे वो नहीं जा गए चुका है। हैं, जा रहे हैं, यात्रा का अर्थ ये अंतिम यात्रा जो हम करते हैं, अंतिम उनके साथ जाना जो होता है, उसके देह के साथ जाना जो होता है, वो देह की यात्रा नहीं हो रही है, वो खुद नहीं कर रहा है, हम उसको करा रहे हैं। लेकिन ये ज्यादा मतलब नहीं, आप जो है ना दृष्टांत में उदाहरणों में वो उसमें ये नहीं देखना, उसमें उदाहरण में जो उसके गलती का देखने का प्रयास नहीं करना, उसमें भाव क्या है समझ लीजिए। मृतः गच्छ जो मरा हुआ व्यक्ति, उसमें गमन क्रिया होती है कि मैंने दृष्टांत दिया भाई, जैसे हम लोग चलते हैं, क्या अब कोई हो गया, कोई चला गया मान लो, तो क्या वो चलेगा, क्या चलना उसमें नहीं हो सकता है ना। अब उसमें अंतिम यात्रा किसी तरह से आप उसको वो उसमें गलती निकालने का प्रयास कर रहे हैं, ये नहीं, वो दृष्टांत का भाव क्या है उसको समझ लीजिए। ये मैं क्या कह रहा हूँ कि गमन क्रिया का कर्तृत्व मृत में नहीं हो सकता। व्यवहार में सब बोलते भैया मेरे भाषा का प्रयोग तो व्यवहार में करेंगे तो कहाँ करेंगे। नहीं, यही तो ठीक है, लेकिन आप यहाँ ये समझ लेना कि गमन क्रिया का कर्तृत्व प्रेत में नहीं होता है। हैं। ठीक है, वो आप उसको ले जा रहे, वो खुद जा रहा है क्या, वो खुद जाए तो ठीक कहेंगे आप, ये कट गया, उसमें खुद में जाना नहीं होता है ना, प्रेत गच्छति ये नहीं बनेगा। अभी अंतिम यात्रा वो जो आप उसको उधर वो चला दीजिए, वो क्या भाव उसका अलग अलग निकालेंगे। फिर यहाँ पर इस वाक्य के यहाँ पर विचार कीजिए ना, प्रेत जाता है क्या, जा सकता है क्या वो, तो गमन क्रिया का कर्तृत्व प्रेत में नहीं। बालक गच्छति, या गमन क्रिया का कर्तृत्व है, मतलब हमें समझ में आ रहा है कि गमन क्रिया और उसका कर्ता ये जो है यहाँ पर इसका संबंध हो रहा है, ये कर सकता है, गमन क्रिया कर सकता है, इसमें है योग्यता। एक पेड़ है वो जा रहा है, ये बहुत बड़ा पेड़ है ना हमारे यहाँ पर, वो राम झूला जा रहा है, इसका अर्थबोध होता है क्या, हो सकता है क्या अभी इसकी कोई अंतिम यात्रा करेंगे, पेड़ जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है इन लोगों को क्या लोग ये प्रश्न नहीं समझ आ रही है हाँ। कि उसके पास शब्द नहीं है या उसके पास अर्थ नहीं है,
पहले उसके पास की बात नहीं चल रही है। नहीं, जो वक्ता है, हाँ। अगर वो कोई वाक्य मुझे चाहता है समझाने के लिए, उस वाक्य को समझाने के लिए उसके पास ठीक ठीक अर्थ नहीं है या ठीक ठीक शब्द नहीं है, पहले इसको स्पष्ट कीजिए आप। शब्द भी है, उसके पास अर्थ भी है, लेकिन वो क्या है, इस प्रकार के यदि कोई प्रयोग कर लेता है, करता है दूसरे के, आप उसमें लक्षणा से भी कोई प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, वैसे कर दिया उसने, जानबूझ करके प्रयोग कर दिया, वन्नीना सिंचते ऐसा प्रयोग उसने कर दिया। ठीक है, उसके पास में ये भी जानता है वो जलेन सिंचती, ठीक है। ये भी है, लेकिन उसने जानबूझ करके कितना पढ़ा लिखा है इसको जानने के लिए कि भाई ये वाक्य ठीक है कि नहीं है, तुम्हें क्या समझ में आता है इस वाक्य से, ऐसा वो पूछता है, ठीक है। बोला है। तो आपको उससे शब्दबोध होगा या नहीं होगा, ये प्रश्न का उत्तर देना है कि भाई वन्नी से सेचन करता है, क्या समझ गए इसे, तुम समझ गए कुछ, कहेगा नहीं समझ गए हैं। क्यों नहीं समझ गए हैं? क्योंकि इस वाक्य में योग्यता नहीं है। योग्यता का मतलब क्या होता है कि ये वन्नी रूपी जो करण है और सिंचती मतलब सेचन क्रिया है, तो ये सिंचती इसका अर्थ है सेचन क्रिया करना, है ना, सेचन क्रिया करने वाला, सेचन क्रिया का कर्ता ऐसा है टिप प्रत्यय लगा करके, और मूल धातु का अर्थ सेचन क्रिया। तो सेचन क्रिया और वन्नी रूपी करण, इसमें कार्य कारण भाव संबंध हो सकता है क्या? क्रिया का जनक होता है ना, कारक जो होते हैं वो क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, तो वन्नीकरण सेचन रूपी क्रिया का कारण हो सकती है क्या? तो मतलब उनमें संबंध नहीं हो रहा है ना, दूसरे दोनों में विपरीत है ना वो उसका जनक नहीं हो पा रही है। तो अर्थ ज्ञान के लिए परस्पर क्या होना चाहिए, उन दोनों का एक मेलन होना चाहिए, उस शब्द के अर्थ का परस्पर संबंध हो तब ये घटेगा। अर्थ का परस्पर अन्वय नहीं हो रहा है, अत्र पुस्तकम अस्ति, तो ठीक है, अत्र का क्या अर्थ है, पुस्तकम का क्या अर्थ है और अस्ति का क्या अर्थ है, इनका परस्पर संबंध हो रहा है। ठीक है, लेकिन वैसे वन्नी से सेचन करता है, तो यहाँ पर सेचन क्रिया का करणत्व वन्नी में नहीं है। नहीं है इसका मतलब क्या है, वो जो आपने प्रत्ययादिक लगाए वन्नी के साथ टाप प्रत्यय किया है, उस करणत्व का सेचन क्रिया के साथ संबंध नहीं हो रहा है। वन्नीना का अर्थ क्या है, वन्नीनिष्ठ करणत्व, जी, तो वन्नीकरण है, उसका सेचन क्रिया के साथ संबंध हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। वन्नीना ये इस पद का अर्थ है वन्नी रूपी करण, ठीक है ना, और सेचन का मतलब है सिंचन क्रिया। तो ये जो दोनों पदों का अपने अपने अर्थ है, इन पदों के अर्थ का परस्पर संबंध होना चाहिए, वो जुड़ने चाहिए, अर्थ का संबंध होने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। वो अर्थ यदि उनका परस्पर मिल रहा है तो उसमें योग्यता है, और अर्थ यदि परस्पर नहीं मिल रहा है तो उसको कहते हैं योग्यता का अभाव। ये अर्थ का बाद इसको कहेंगे, अर्थ का बाद नहीं, मतलब अर्थ का वहां पर क्या हो रहा है, बाद हो रहा है, ये अर्थ से अबाद हो, ठीक। योग्यता का मतलब होता है अर्थ का बाद न होना, और अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, अर्थ का बाद हो रहा है। वन्नी रूपीकरण का सेचन रूपी क्रिया के साथ संबंध नहीं हो रहा है, इसका मतलब अर्थ का परस्पर ज्ञान नहीं हो रहा है, ज्ञान न होना इसका मतलब बाद हो रहा है, अर्थ का अर्थबाधित हो रहा है, जो अर्थ हमें चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और वही जलेन सिंचती कहते हैं, तो अर्थ का अबाध है, अभी अर्थ का बाद नहीं हो रहा है, अब बन रहा है। जल रूपीकरण का सेचन रूपी क्रिया के साथ संबंध हो सकता है, होता है, तो तब अब यहाँ पर योग्यता होने से शब्दबोध हो जाएगा। वन्नीना सिंचती से शब्दबोध नहीं होगा, क्योंकि अर्थ का परस्पर संबंध नहीं है ना। मैं यही तो आपको बताया ना, मैं आँख से सुनता हूँ, इससे शब्दबोध नहीं होगा। मैं कान से देखता हूँ, इससे शब्दबोध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इस वाक्य से शब्दबोध? क्योंकि उससे वो क्लियर नहीं होती। उसमें योग्यता नहीं है, योग्यता नहीं। यहाँ पर इस वाक्य में शब्दबोध करने के लिए जो कारणीभूत योग्यता चाहिए, वो योग्यता इसमें नहीं है। अच्छा, जैसे मालिक, ये तो बड़ी बात समझ आ गई। अब आपने बोला कि मैं आँख से देखता हूँ, हाँ। आँख से मैं सुनता हूँ, या मान लीजिए कान से मैं देखता हूँ, या ये व्यक्ति आंखों से बोलता है, लेकिन बोलने की तो मुंह से होती है, पर ये आंखों से बोलता है। वो आपका बात अभी कुछ देर हटा दीजिए। जब ऐसी कोई लाइन का प्रयोग करता है, इसमें जब हम ये बात समझते हैं कि इसका मतलब इसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है, कि ये अपनी बातों को मुंह से ना बोल के आंखों से ही बोल देता है। कई बार ऐसा नहीं होता है कि आप आंखों से बोलते हैं, या जो पलकें हैं उसको इधर उधर करके इशारा कर देते हैं। मुझे लगता है वो उसकी बुद्धिमत्ता नहीं, वो समझने वाले की बुद्धिमत्ता है, वो आपसे समझ रहा है, ठीक है। उसको ऐसे करने से वो समझ गया, समझ गया। तो वो तो उसके पास में रहने वाला है, बहुत बार अभ्यास है उसके कारण से होता है, वो एक अलग ही विषय बनता है ना। उस प्रकार से नहीं यहाँ पर हमें देखना है, वो संकेत जैसे कैसे बना है तो उसे होता है। कान से पीते हैं कहते हैं, और कथामृत को कान से पीते हैं, पीना तो कान से होता है क्या? तो वहाँ किसी प्रकार से भाव हो तो एक लक्षणा से अर्थ आने वाला होता है। हम लक्षणा तरफ नहीं जा रहे, हम शक्ति तक ही सीमित रह रहे। शब्द का साक्षात अर्थ क्या आ रहा है, और साक्षात अर्थ का संबंध हो रहा या नहीं हो रहा है, इसका ये होता है। बर्फ बहुत गर्म है, उष्ण है, क्या संबंध होता है? हिम उष्णम अस्ति, अग्नि अनुष्ण अस्ति,
ये सब योग्यता रहित वाक्य है, इसमें संबंध नहीं होता है परस्पर शब्दों का, तो ये तो क्या अर्थों का। मान लीजिए उसका अर्थ नहीं हो रहा है, आप फिर क्या करें, बस यही बात खत्म हो जाएगी कि उसका हम अर्थ निकालेंगे जैसे हमने निकाला था पिछली बार? नहीं, वो वाक्य ही उचित नहीं, गलत वाक्य है, अप्रमाण वाक्य ठीक है। है। या तो वो उचित मतलब किसी यथार्थ वक्ता का है, मतलब कोई प्रामाणिक है, शिष्ट का वो वाक्य हो, उस प्रकार का प्रयोग हो, तो आपको वहाँ लक्षणा करनी पड़ेगी। जैसे गंगायाम घोष कह दिया, गंगा जी में क्या है, वो गाँव है, ग्वाल जो लोग रहते ना, गैया चराने वाले लोगों का स्थान है। अब गंगा का मतलब होता है प्रवाह, अब प्रवाह में कोई गाँव हो सकता है क्या? लेकिन कह तो दिया गंगायाम घोष ग्राम, ऐसा किसी शिष्ट ने कह दिया, तो यथार्थ वक्ता है, मतलब प्रामाणिक वक्ता है, उसने यदि ये बोल दिया तो आप उसको इस प्रकार से काट नहीं सकते हैं कि भाई इसमें तो योग्यता नहीं, ये वाक्य गलत है उसका, वो गलत नहीं, फिर उसके भाव को आपको समझना पड़ेगा, मतलब उसमें लक्षणा करनी पड़ेगी। शब्दशः आने वाले अर्थ में तो योग्यता नहीं है, फिर आप लक्षणा करेंगे, गंगा से प्रवाह नहीं लेकर के आप तीर लेंगे, तो उसका अर्थ लेंगे तीरे ग्राम, अब ठीक हो गया। तो इस प्रकार से शिष्ट वाक्यों में लक्षणा करके उसका अर्थ लगाया जाता है। अब हम लोगों के वाक्य में कौन सी लक्षणा करेंगे, है जैसा गलत वैसा गलत ही है, उसको काट ही देंगे। जब क्या ऐसा होता है, हम सरल बोलने पर भी हमारे में गलती हो जाती है, वो निकाल लेते हैं, फिर तो वो तो जो जिस प्रकार से बोलने पर तो गलती होनी, निकालने वाले